अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे और सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे समेत दीगर अहम कानून साजियों के बाद सियासी लिहाज से कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। मगर हुकूमत के इस कंफर्ट और मुसलसल कामयाबियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद बेचैन कर दिया है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल होने के बाद इमरान खान को इस केस में भी सजा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अवाम से सड़कों पर निकलने का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर फाइनल कॉल की बातें और आर या पार के दावे किए जा रहे हैं। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल सवाबी में जलसा होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस जलसे में पार्टी क़यादत सड़कों पर निकलने से मुतल्लिक फाइनल कॉल देगी। जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कल एक बार फिर जाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए अडियाला जेल से पार्टी को एहतजाजी तहरीक की तैयारियां करने का पैगाम दिया था। जबकि आज इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने भी अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि सवाबी जलसे में अगले लाएमल का ऐलान होगा। आज़ादी की तहरीक के फैसले अब सड़कों पर होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कल 9 तारीख को अगला लाए अमल दिया जाएगा जो तहरीक है, और ये जो फैसले हैं आज़ादी के, इमरान खान ने कह दिया है कि ये आइंदा के लिए ये सड़कों पे ही हल होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फोरम नहीं रह गया जिसके ऊपर जाकर हम इंसाफ मांग सकें। सारे के वो कह रहे हैं इमरान खान के उनके टिकट होल्डर्स, उनके एमएनएस, उनके एमपीएस और सब वकला इस तहरीक में और सारे पाकिस्तानियों को इमरान खान ने कॉल दिया है कि अब आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अलीमा खान कह रही थी कि इमरान खान ने इस बार हर एमएनए, हर एमपीए समेत पूरी पार्टी को बाहर निकलने की हिदायत की है, जबकि पार्टी के दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी इसी किस्म की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए लाखों लोगों को डी चौक पर पहुंचना होगा। इंसाफ अदालतों से नहीं, सड़कों पर निकलने से मिलेगा। मगर अहम बात यह है कि पिछले 7 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बिलखसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इसी किस्म की कॉल्स दे रहे हैं। संजानी और लाहौर में जलसे और डी चौक पर एहतजाजी ऐलान के वक्त भी इसी किस्म के दावे किए गए थे, और अब एक बार फिर वही नजर आ रहा है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकियां दे रहे हैं, अडियाला जेल से इमरान खान को जबरदस्ती बाहर निकालने के दावे कर रहे थे, और अब सवाबी जलसे में भी इसी तरह की कॉल देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जिसके बाद सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी जलसे में ऐसा कौन सा लाएमल देगी जो इससे पहले नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर निकलने से पहले क्या फायदा हुआ है और अब क्या फायदा होगा, और क्या इस नई कॉल पर लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलेंगे या नहीं। इसके अलावा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी हतमी मराइल में दाखिल हो चुका है। आज इस केस की समाअत में अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 342 के बयान जमा कराने के लिए सवालनामा फराम किया, जिसके बाद समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी तरफ तोशाखाना केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद इन दरख्वास्तों पर अब फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, पार्टी के इस वक्त हिकमत अमली क्या है? क्या आप तहरीक इंसाफ को कोई उम्मीद नहीं है कि किसी फोरम से भी उनको इंसाफ मिलेगा और सिर्फ सड़कों पर निकल के ही इंसाफ हासिल किया जा सकता है? क्योंकि आज इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान साहबा ने भी ये कहा है कि अब सड़कों पर ही हमें इंसाफ मिल सकता है। इमरान खान भी कह चुके हैं कि सड़कों पर निकलो, क्योंकि अब किसी और फोरम से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। जी, ऐसी सूरत हाल है। आप देखें ये हुआ क्या है। पाकिस्तान की पार्लिमान ने अपने हाथ काट कर हवाले कर दिए हैं उन कुव्वतों के जो पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत के ख़िलाफ़ रही हैं, जिनको हमेशा से ये रहा है कि जमहूरियत इस मुल्क में जड़ें ना पकड़ सके। आपने अदलिया को बिल्कुल मफलूज कर दिया। जिस तरीके से आइन में तरमीम की गई अगवाकारी के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, और जो वो तरमीम है उसका शाखसाना आपके सामने आ गया कि चंद दिन बाद ही आपने सुप्रीम कोर्ट में 17 असामियाँ पैदा की ताकि अपनी मर्ज़ी के जज आप लगा सकें। जो जुडिशल कमीशन में हो रहा है, 7 लोग एक तरफ मिल जाते हैं, 6 हुकूमती अरकान हैं वहाँ, एक जज साहब उनके साथ मिलते हैं 7 की अक्सरियत से। अब वो किसी को भी सड़क से उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज लगा सकते हैं। तो बिल्कुल हमारी अदलिया जो है इस वक्त पामाल हो चुकी है, मुनहदम हो चुकी है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के की आड़ में
आप ये चाहते हैं कि ऐसे जज हों जो सर नीचा करके वही फैसले करें जो उनको करने को कहा जाए। तो अब आप, मैं, हमारे सहाफ़ी भाई, कोई भी अब महफूज नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं लोग, लोगों के घरों में चादर चार दीवारी रोज़ पामाल की जा रही है। यहाँ ना कोई कानून है, ना कोई अदालत है जो कुछ कर सके। इंतज़ार पंजोता के साथ जो हुआ, अदालत में हम उठते बैठते रहे लेकिन कुछ भी ना हुआ उसका नतीजा। जब उन्होंने छोड़ना था, जिस हालत में छोड़ना था, उन्होंने छोड़ा। तो हम अब बिल्कुल गैर महफूज हैं। हम ये समझते हैं कि अदलिया को गैर मौसर कर दिया गया है। हम समझते हैं पार्लियामान जो है वो ख़ुद एक झूठ के ज़रिए वजूद में आई। 8-9 फरवरी को जो इलेक्शन पर डाका डाला गया, उस झूठ को बचाने के लिए, छुपाने के लिए पार्लियामान अब हर वो काम कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए। अपने इख्तियारात, अपनी शराफत, अपनी अक़दार, हर चीज़ जो है इस वक्त उन्होंने ख़त्म कर दी है। जिस तरह की कानून साजी हो रही है, मंडे को पीर वाले दिन एक और बिल पेश किया जा रहा है कि 90 दिन के लिए किसी को भी उठाया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, कोई मुकदमा नहीं दरकार, कोई अदालत नहीं दरकार। तो इस मुल्क में इस वक्त मुकम्मल फस्तायत का राज है। इस राज को मजीद गहरा करने की तमन्ना है। इसके खिलाफ पाकिस्तान के अवाम को उठना होगा। जब से इलेक्शन हुए उसके बाद से तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि हम अपना मैंडेट वापस लेंगे, इमरान खान को रिहा करवाएंगे, लेकिन अब उसमें आपको उम्मीद क्या है, कामयाबी की उम्मीद क्या है? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा 26वीं तरमीम हो चुकी है, उसके बाद कानून साजियाँ हुई, आईनी बेंच बन गया, जो पिछले हफ्ते कानून साजी हुई उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उसको 2027 तक अब एक एक्सटेंशन मिल चुकी है, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी हो चुकी है। तो फिर उम्मीद क्या है, अब क्या कैसे कामयाबी हासिल होगी आपको, जो आपके अहदाफ है उसमें? देखिए, उम्मीद ये है कि पाकिस्तान की अवाम में, पाकिस्तान के वकला में, पाकिस्तान के एंकरों में कुछ हमीयत बाकी है, कुछ गैरत बाकी है। आप निकलेंगे बाहर, हमें ये उम्मीद है। मैं निकलूंगा बाहर। देखिए, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमला पीटीआई पे नहीं हुआ, ये हमला पाकिस्तान के आइन पे हुआ है, ये हमला पाकिस्तान की अदलिया पे हुआ है, ये हमला पाकिस्तान में शराफत पे हुआ है। तो क्या वजह है कि आप बाहर ना निकलें? क्या वजह है कि मैं बाहर ना निकलूं? ये पीटीआई का मामला तो नहीं है। कितना अरसा हम अपने घरोंदों में बैठे रहेंगे? मैं कहूँ मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, ये मेरे शायान नहीं, आप कहें मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ, ये तो कोई और करता है, हम तो सिर्फ टीवी पे देखते हैं और हम सिर्फ तबसरे करते हैं। अब हर पाकिस्तानी को ये फैसला करना होगा कि उसने महफूज जगह बैठकर मुबस्सर बनना है या उसने कौम की तारीख में अपना हिस्सा डालना है। ये एक तारीखी लम्हा है जब इस कौम को अपनी आज़ादी के लिए उठना है। हम में से हर एक को अपनी आज़ादी के लिए उठना है। लेकिन हर किसी का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। एक जर्नलिस्ट के हवाले से भी क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक एक्टिविस्ट बन के सड़कों पर आए। जर्नलिस्ट जिसको जो बात ठीक लगे वो बैठ के अपने कलम के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए भी कर सकता है। लेकिन सलमान साहब, जब आप कहते हैं कि पीटीआई का सिर्फ ये मामला नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ना कि पीटीआई में भी कमज़ोरी नज़र आ रही है, क्योंकि बार बार आप लोगों ने ऐलानात किए हैं और अभी हमने दिखाया भी कि अली अमीन गंडापुर साहब हो या दीगर लोगों, वो अप्रैल से हर माह अपने अवाम को उनका लहू गरमाने के लिए बात करते हैं कि ये फाइनल कॉल है, अब ये डू और डाई है, अब बस 30 दिन रह गए, अब 2 हफ्ते रह गए, इमरान खान को रिहा करवाएंगे। आप लोगों की तरफ से बार बार कॉल आती है और उसमें कामयाबी आपको नहीं हो रही, तो इससे तो आपका जो अपना वोटर सपोर्ट है वही डिसहार्टेंड होगा ना? नहीं, देखिए, नहीं, इस तरह की कॉल पहले नहीं हुई। देखिए, पहले हम जलसे करते रहे हैं, हम ऐसी एक्टिविटी करते रहे हैं जिस पे जो हमारे सियासी वर्कर हैं वो आते रहे हैं। अब हम पूरी कौम को कॉल दे रहे हैं। देखिए, कौम ने निकलना है, हमें यकीन है कौम निकलेगी बाहर, और कौम इसके बाद हमसे या आपसे, मुझसे गिला नहीं कर सकेगी कि हमें कॉल क्यों नहीं दी। हम सब निकलेंगे, हम सब मौजूद होंगे, मैं मौजूद होऊंगा। देखिए, मैं भी कह सकता हूँ मैं वकील हूँ, मेरा काम अदालतों में मुकदमे लड़ना है, वहाँ मुज़ाहमत करना है, वहाँ जंग करना है, मैं क्यों निकलूँ सड़क पे? लेकिन मैं निकलूँगा, क्योंकि मुझे अब नजर ये आ रहा है कि और हर चीज़ जो है, हर दरवाज़ा जो है, महफूज तो नहीं है। नहीं, देखिए, जिम्मेदारी मैंने ये जिम्मेदारी कबूल की है। मैं क्यों सियासत में आया हूँ? मैं चाहता तो ये ना करता, मैं अपनी आसान ज़िंदगी गुजार सकता था, ठीक है, बड़े वकील की और जो भी आप कहना चाहें मुबस्सर की ज़िंदगी गुजार सकता था। एक लम्हा होता है इंसानों की ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में, जब ये फ़ैसला करना पड़ता है कि मैंने अब इस अमल में शामिल होना है, मैंने दूर बैठकर टीवी पे इस अमल को देखना नहीं है, सिर्फ मुबस्सर नहीं बने रहना। तो ये लम्हा आ चुका है हमारी ज़िंदगियों में, हमें ये फैसला करना होगा। आप कह रहे हैं कि इस किस्म की कॉल नहीं दी गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने अप्रैल में कहा कि इमरान खान को निकालना है, ये फाइनल कॉल है, डू और डाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उन्होंने जो है टाइम स्पैन भी दे दिया था कि 1 महीने का वक्त है हुकूमत के पास, इमरान खान को बाहर निकालो,
लाहौर मार्च के हवाले से उन्होंने धमकी दी थी। मतलब ये बातें हो चुकी हैं पहले। तो इस मर्तबा जब आप कहते हैं कि कल 9 तारीख को स्वाबी इंटरचेंज नहीं, पे ऐसे जलसा नहीं होना हुई। है मैं और आपको उसमें यकीन फाइनल दिलाता लाइमन होगा, हूं, उसमें क्या फर्क होगा? ऐसे नहीं हुआ। उसमें फ़र्क ये होगा कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम को आवाज़ देंगे। अब ये जिम्मेदारी पीटीआई की नहीं है, ये जिम्मेदारी लीडरशिप की नहीं है। हम तो होंगे वहाँ, ये जिम्मेदारी अब पूरी कौम की है। अगर कौम ने फस्तायत को अपनाना है तो अपनाए। हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और हमें यकीन है कि यह कौम फस्तायत को नहीं अपनाएगी। ये कौम देख रही है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इस मुल्क में अदालतों को मगलूब किया गया है, शराफत ख़त्म हो गई है, चादर चार दीवारी तकद्दुस ख़त्म हो गया है। तो ये कौम अब फैसला करे कि वो किस किस्म की कौम है। और हमें यकीन है कि ये कौम गैरत रखती है, हमीयत रखती है। ये बाहर निकलेगी, ये फतह इस कौम की होगी। और अगर खुदा न खास्ता शिकस्त होती है तो वो पीटीआई की शिकस्त नहीं होगी, वो इस कौम की शिकस्त होगी। और कल जो स्वाबी इंटरचेंज में जलसा है उस पर पिछले हफ्ते शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि इसमें हमने एक फाइनल लाएमल तय करना है, सबको ऑन बोर्ड लेंगे और एक तारीख का ऐलान करेंगे। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि कल जो तारीख है इस्लामाबाद में जलसे की या एहतजाज की वो अनकरीब होगी या इसमें वक्त लगेगा भी? नहीं, वो बहुत दूर नहीं होगी, बिल्कुल दूर नहीं होगी। इसका ऐलान हम कल करेंगे और मैं समझता हूँ ये अब कौम ने इसका फैसला करना है और कौम फैसला करेगी। हुकूमती रहनुमाओं का अब भी ये कहना है कि अगर आप अपने मामलात एस्टैब्लिशमेंट से भी दुरुस्त करना चाहते हैं तो उसका जरिया जो है वो सियासी जमातों के जरिए और पार्लियामेंट के जरिए ही निकलना है। आपके कई लोग आके कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से हम बात करने को तैयार है, माजी में इमरान खान साहब भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन हुकूमती रहनुमा ये कहते हैं आप वो जरिया भी निकलना है तो हमसे बातचीत करके निकलेगा, सियासी जमातों से बातचीत करके निकलेगा। ये ऑप्शन आपके ख्याल में क्या ज़ेर गौर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और अब तक क्या आप लोग इसको फुली यूटिलाइज कर चुके हैं या नहीं? नहीं, वो कोई रास्ता नहीं है। देखिए वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं ना जी, मट्टी पाओ, ठीक है इलेक्शन लूटा हमने, ठीक है फ्रॉड हुआ, बस होने दो, चलने दो, इसी तरह चलेगा ये मुल्क, अगली बार आपको बारी मिल जाएगी, इस बार हमारी बारी है। ये बात वो करते हैं हमारे साथ आकर। वो कहते हैं करने दो जो ये करते हैं, इस मुल्क के हुक्मरान तो यही हैं, क्या करें, 10 साल हुकूमत करना चाहें या 15 करना चाहें, हम तो सब बेबस हैं। हम तो वही कहा, आपने सुना सलीम मांडीवाला साहब का इंटरव्यू कल, कि वहाँ से आई थी दरख्वास्त या हुक्म के कानून साजी करनी है तो हमने कर दी, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इस तरह की जब कानून साजी कर रही हों ये जमातें, तो इन्होंने क्या रास्ता पैदा करना है? ये तो महज इस वक्त गुलाम हैं, कठपुतलियाँ हैं ये जमातें, और ये कहते हैं कि कठपुतली के इस खेल में आप भी आएँ, शामिल हो जाएं। हम कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। सलमान साहब, आप कह रहे हैं कि सियासतदानों के साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन सड़कों पे निकलने से भी आपको क्या फायदा हासिल होगा? क्योंकि 2014 में 126 दिन का धरना था नूली की हुकूमत गिराने के लिए, उनकी हुकूमत नहीं गिरी। 25 मई 2022 को मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ पीडीएम हुकूमत गिराने के लिए, वो भी नहीं गिरी। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुमकिन तौर पर 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में इमरान खान की कन्विक्शन हो सकती है। तो इंसाफ आपको अदलिया के जरिए मिलना है या सड़कों के जरिए हासिल कर लेंगे आप? नहीं, अदालतों से किस अदालत से निकलना है? आपने देखा है कभी अदालतों का हाल? मैं आज 3 घंटे अडयाला जेल बैठ कर आया हूँ, जहाँ एक ट्रायल हो रही थी, 2 ट्रायल्स हो रही थी। उससे पहले पिछले 2 साल में कौन सा मुकदमा है जो मैंने नहीं देखा? खुदा का नाम लें, इस वक्त जो अदालतों का हाल है, पहले तो हम ट्रायल कोर्ट की हद तक रोते थे, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम को मगलूब किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम पे ऐसे जजों को अब मुकर्रर किया जाएगा चुन चुन कर, जो अदलिया की आज़ादी नहीं, अदलिया की महकूमी की अलामत बनेंगे। तो आप अदालतों को खुदा के लिए भूल जाइए। इस वक्त हम जाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अदालतों में पेश नहीं होंगे, हम बिल्कुल आवाज़ वहाँ भी बुलंद करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमारा अब कोई उन पे तकिया नहीं है, उनसे हमें कोई तवक्को नहीं है। इसी तरह पार्लियामान जिस तरह कानून साजी कर रही है, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम सो कॉल्ड की गई, अगवा की बुनियाद पर जिस तरह लोगों ने कायदे आज़म के नाम को उछाला एक तारीख तरीन अमल के लिए, तो इस वक्त पार्लियामान अपना अखलाकी वजूद खो बैठी है। पार्लियामान के पास कुछ भी नहीं है किसी को देने को। हम उनसे क्या मांगे? एहतजाज भी कर लें तो आपको लगता है कि उस एहतजाज के नतीजे में अदालतें ये फैसला दे देंगी कि इमरान खान को रिहा करें? आप देखते रहिए ना, देखें कौमें जो हैं वो एहतजाज करती हैं। आप पूरी इंसानी तारीख़ की नफ़ी तो ना कीजिए। कौमें बाहर निकलती हैं, वो सड़कों पर आती हैं, उनकी आवाज़ बुलंद होती है, उसका असर होता है। जो लोग अपने आप को बादशाह सलामत समझे बैठे हैं, मुतरिकुल अनान, उनको नज़र आता है कि उनकी बादशाहत इतनी मुस्तहकम नहीं है जितना वो समझ बैठे हैं। सलमान साहब, जब पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ कि जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत अब 2 साल से बढ़ा दी जाएगी, 5 साल हो जाएगी, और आपने उस पर कहा कि ये
इंस्टीट्यूट का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन कल हमने देखा कि इमरान खान ने उस पर तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि ये गलत तरीके से एक्ट को पास किया गया, ये नहीं करना चाहिए था। इसकी क्या वजह है कि आप कहते हैं वो इस पे तनकीद कर रहे हैं? और क्या जो देखिए, मैंने ट्रंप साहब का बिल्कुल नहीं कहा अंदरूनी मामला है वो मेरे जी। देखिए, मेरे जुमले को उठाया गया सियाको सबाक से हटकर। पूरा जुमला अगर आप सुने, उसी गुफ्तगू में मैंने ये कहा ये इंटरनल डिसिप्लिन का मामला है, इससे नज़्म ख़राब होता है इदारे का। उमर अयूब साहब ने यही बात की कि 10 साल अगर एक शख्स चीफ रहता है तो उसके साथ जो कोर कमांडर होंगे वो उससे 10 साल छोटे होंगे, 20 कोर्स नीचे होंगे, एक साल में 2 कोर्स होती हैं, तो आपस में जो एक ताल्लुक़ होता है, जो एक कामराडरी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इस दौरान नज़रियात बदल जाते हैं, ट्रेनिंग बदल जाती है। ये तमाम बात अपनी जगह है। तो बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि ये महज अंदरूनी मामला है। मैंने कहा अगर ये शख्स वाहिद के लिए हो रहा है तो हम सवाल उठाते रहेंगे। हमें बताया जाए कि किस बुनियाद पे ये फैसला किया गया, क्या तहकीक की गई, क्या वजह थी कि ये ज़रूरी समझा गया, क्या ये शख्स वाहिद के लिए है या ये कोई और वजह है। तो मेरी पूरी बात में से एक जुमले का गलत तर्जुमा किया गया, इंटरनल डिसिप्लिन को अंदरूनी मामला कहा गया और उस पर लोग चढ़ दौड़े। आपकी पार्टी में कई रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने जब ट्रंप इलेक्शन जीते उस दिन तो बड़ा उसका खैर मकदम किया और फिर ये डिबेट चलना शुरू हो गई कि पीटीआई को एक्सपेक्टेशन है कि वो आएंगे तो कोई मैसेज करेंगे। क्या रियलिस्टिकली ये आपको लग रहा है कि एक तरीका हो सकता है इमरान खान के बाहर आने का कि ट्रंप साहब कुछ मैसेज कर दें, कोई इंटरफेरेंस करें? और अगर होती है इस तरह की इंटरफेरेंस तो क्या आप कबूल करेंगे उसको? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आज इमरान खान साहब ने बड़ी वजाहत से ये कहा कि इस इलेक्शन पे हमारा कोई इन्हिसार नहीं है। पाकिस्तान की कौम फैसले करेगी पाकिस्तान की तकदीर के, ये कहीं और नहीं होने फैसले। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ख़िलाफ़ थी। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसमें हम ये समझते हैं कि यहाँ के जो मुक़्तदर हल्के थे और वहाँ की जो हुकूमत थी उनका आपस में एक ताउन था, एक उनका आपस में एक तालमेल था जिसकी बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ। अब जो हुकूमत आने जा रही है अमेरिका में, जो सदारत संभालेंगे ट्रंप साहब, हमें उस हवाले से ये तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, पाकिस्तान में किसी साजिश का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी साजिश को वो कायम रखने में मददगार साबित नहीं होंगे। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमें बिल्कुल ये हमारा ये गुमान भी था और ये हकीकत भी थी। लिहाजा फ़र्क सिर्फ इतना आया है। फ़र्क ये है कि अब यहाँ के लोगों को जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश करना चाहते हैं शायद वहाँ पुष्टपनाही ना मिले। तो ये फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। बाकी तमाम मामलात जो हैं वो पाकिस्तान ही में होंगे, पाकिस्तान की आवाम ही फ़ैसले करेगी। हमारा कोई इन्हिसार किसी बैरूनी ताकत या सदर ट्रंप पे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पिछले माह पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारतीय वजीर ख़ारजा जयशंकर की शिरकत से ये उम्मीद पैदा हुई थी कि इस अहम दौरे के बाद भारतीय हुकूमत भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाने की इजाज़त देगी। मगर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है और भारत हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहता है। अब अहम बात यह है कि भारतीय मीडिया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराये से यह दावा कर रहा है, मगर अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खुद या किसी हुकूमती शख्सियत ने इस खबर की तस्दीक नहीं की है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के लिए किसी धचके से कम नहीं होगा। इसलिए देखना होगा कि ऐसी सूरत में पाकिस्तान अपनी असूली पोजीशन पर कायम रहता है या पिछले साल एशिया कप की तरह अपने मौक़िफ़ पर समझौता करता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 19 नवंबर से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होना शेड्यूल्ड है, लेकिन भारतीय मीडिया ने आज इस इवेंट में भारत की शिरकत के हवाले से अहम खबर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दूसरे स्टेक होल्डर्स को आगाह कर दिया है। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, मगर वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार है, जिसके लिए दुबई बेहतरीन जगह है। यानी भारतीय मीडिया के मुताबिक तो भारतीय बोर्ड ने पीसीबी को इस फैसले से आगाह कर दिया है, मगर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि अब तक उन्हें या पीसीबी को भारत की तरफ से कोई खत मौसूल नहीं हुआ है। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि हम अपनी तैयारियां जारी रखेंगे, इंशाल्लाह एक अच्छा इवेंट होगा। हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई ना होगी, हतमी फैसला पीसीबी नहीं हुकूमत करेगी। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे
एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक रही बात कि इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ कोई तो लेटर होगा जो आईसीसी हमें देगा या इंडियन बोर्ड ने अपने कहीं पे लिखा होगा। तो अभी तक तो मेरे तक या पीसीबी तक ऐसा कोई लेटर नहीं पहुंचा है। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। आपके सामने है कि जो हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कह रहे थे कि खेल को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से पिछले 2 दिहाइयों से भारत की वजह से ये खेल सियासत की नज़र हो रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में भी भारत ने शिरकत से इनकार किया था, जिसके बाद ये इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया था। मगर 2 तरफा ताल्लुकात खराब होने के बावजूद पाकिस्तान ने पिछले 10-15 सालों में भारत में होने वाले हर आईसीसी इवेंट में शिरकत की है, मगर भारत मुसलसल पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है। हम इन मामलात में बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है रिनाउंड इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट श्रद्धा उगरा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आज ये खबर इंडियन मीडिया की तरफ से दी गई है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने से पाकिस्तान में इनकार कर दिया है, लेकिन क्या बीसीसीआई ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कोई की है इस हवाले से? अब तक शहजाद साहब ये सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन मैंने भी कई लोगों से पूछा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी शंघाई में, उसके बाद से बहुत ऐसा चल रहा था कि नहीं, शायद इंडिया की टीम जा सकती है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कम्पीट कर सकती है पाकिस्तान में। लेकिन जो गंदरबल में अटैक हुआ है अक्टूबर 21 को, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, एक मजदूर थे और एक डॉक्टर थे, उसके बाद से बहुत जो है सियासत में और जो सब इस लेवल के जो लोग हैं, वहाँ बहुत डाउट और वो पैदा हुआ है कि क्या हम अपनी टीम को वहां भेज सकते हैं, क्यों सेफ होगा। तो ये मेरे ख्याल से बोर्ड की बात नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर तक जहां गवर्नमेंट से उस तरफ से ये शायद इंफॉर्मेशन आई हुई है। बोर्ड में जो भी कहा जाए, उनको इंफॉर्मेशन मिली है नहीं मिली इसका मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, गंदरबल अटैक के बाद जो माहौल था वो बिल्कुल बदल गया है। तो इसको क्या समझा जाए, ये अब फाइनल एक ऑफिशियल स्टांस है इंडिया का या प्रीमेच्योर होगा ये कहना भी? ये इमेच्योर होगा कहना। अब देखेंगे 1-2 महीने बाद क्या होगा। एक ट्रैक 2 मीटिंग भी चलेगी शायद, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते शुरू होगी, 10 दिन के बाद पता चलेगा, और ट्रैक 2 मीटिंग के बाद। लेकिन अब तक तो ये ऐसा है कि ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जो सारा मूड है वो बिल्कुल बदल गया है। तो वो उसका हमको ये वो होना चाहिए कि हाँ, हमको अवेयर होना चाहिए कि हाँ, ये बात बदली है, जो ये माहौल बदला है आजकल। तो श्रद्धा साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह की इत्तलात जो है इंडियन मीडिया पे पहले भी आती रही है, इन्फॉर्मेशन आती रही है कि इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलेगा। तो क्या ये जो आप बताया जा रहा है कि कश्मीर का अटैक है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या वो कोई वैलिड रीजन लग रहा है या सिर्फ एक एक्सक्यूज लग रहा है? क्योंकि इंडिया ने वैसे भी पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया है और वो यही कहते रहे कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में इंग्लैंड टीम 2 दफा आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी टीम पाकिस्तान ट्रैवल कर चुकी है, लेकिन इंडिया की एक पोजीशन बार बार आती रहती है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। सो ये वैलिड रीजन लग रहा है या एक्सक्यूज लग रहा है पाकिस्तान आने का? ये वैलिड रीजन लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये कहें कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, और उन्हें लगता है इट्स ऑलमोस्ट दे आर प्लेइंग सेफ, कि अगर हम नहीं भेज सकते अपने प्लेयर्स को। आपको ये भी याद करना चाहिए कि जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान की जो टीम आई थी, बीसीसीआई का अप्रोच उनके खिलाफ बहुत ही नेगेटिव था, वीजा में डिले हुआ था, वो सब चीजें हैं। तो जो सरकार है आजकल हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करने में उनको कोई, मुझे लगता है, दिलचस्पी है नहीं। तो इस तरह का जब माहौल होता है तो कम चांसेस लगता है कि इंडिया की टीम आके पाकिस्तान में खेलेगी। तो ये एक बात तो हुई है, गंदरबल वाली बात हुई है, वो So this sounds more like political reasons. ये सियासी रीजन ज्यादा है कि वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहते और स्पोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस।
और स्पोर्ट्स भी नहीं, सिर्फ क्रिकेट। हाँ, आपको ये पता चलेगा कि हम हॉकी में भी खेल सकते हैं, चेस में भी और कहीं भी जाके खेल सकते हैं। जो PSL का टूर्नामेंट होता है उसमें इंडियन लोग वहां आके आपके ब्रॉडकास्टर्स की जो टीम है उसमें से इंडियन लोग ही होते हैं, उसमें काम करने वाले होते हैं काफी सारे, वो जाते हैं वहां। लेकिन क्रिकेटर्स का जाना ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं हेडलाइन मेकिंग हो जाता है, और वो सरकार ये सरकार नहीं करना चाहती है बिल्कुल। तो और कि इसके हमको पीछे ऐसा आपको नहीं क्या लगे कि हम वजह नजर आती है कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर भी आ जाते हैं SCU के लिए, जो दूसरी स्पोर्ट्स टीम है वो भी आ जाते हैं, बट इंडिया अपनी क्रिकेट टीम को नहीं भेजना चाहता? क्रिकेट को उन्होंने जैसे करेंसी के तौर पे वो उसका इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट हैज बिकम करेंसी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज बोथ इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान। एंड ये वही हो रहा है कि इस तरह से ये करेंसी का अब वो कहते नहीं, अब हम एक्सचेंज नहीं कर सकते आपके साथ हमारी करेंसी, हम नहीं आके खेलेंगे वहाँ। दैट इज व्हाट इट है। ICC टूर्नामेंट्स में जब भी हुआ था कि आप, हाँ, ICC टूर्नामेंट इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे एक साथ, तो जब इंडिया ने होस्ट किया था जो पाकिस्तान की तरफ उनका जो बर्ताव था वो बहुत ही बहुत बैड ऑर्गेनाइजेशन का था। उन्होंने बहुत डिलिबरेटली, जैसे मुझे लगता है, इट्स माय ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, बट दे वेंट आउट ऑफ देयर वे टू sort of make the Pakistan team feel uncomfortable about being in India. So ये तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ ये गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट ऑफिशियल पोजीशन हो गई है कि भाई हम आपके तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक योर लाइफ इजियर। तो अब इस चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज आप क्रिकेट भी बहुत अरसे से कवर कर रही है, इस चैंपियंस ट्रॉफी का आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है कि ये होगा विदाउट इंडिया होगा, या इंडिया जो कह रहे हैं कि न्यूट्रल ग्राउंड, और खबरें आज ये थी कि UAE में खेल रहे हैं हमारे साथ मैचेस, और पाकिस्तान के आज PCB चेयरमैन ने ये कहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे तो हम बात करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है? It looks a bit complicated to me. दिसंबर की पहली तारीख में जय शाह बनने वाले ICC के चेयरमैन, उनके ऑफिस में आएगी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उनके डेस्क पे आने वाली है, तो हम देखते हैं हाउ ही हैंडल्स इट। लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से हाइब्रिड मॉडल ही निकलेगा बाद में, बिकॉज दैट सीम्स टू बी द वे टू कीप द सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट द टूर्नामेंट गोइंग। आप ये सोचिए कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हुआ पाकिस्तान में और इंडिया ने भाग नहीं लिया, तो इंडियन फैंस भी बहुत डिसअपॉइंट होंगे, भाई ये क्या बात है, और सब टीम्स खेल रहे हम क्यों नहीं खेल रहे? Why are we not able to make it work for us to go and play against Pakistan anywhere? So it's that kind of position. और जो BCCI है, they are almost उनकी पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही रन करती है आजकल। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी it's very much a part of official foreign policy और and आई so on. गेस And ये you can literally ICC see तो इसको बड़ा डिस्करेज करता है कि बोर्ड्स में इन्वॉल्वमेंट हो पॉलिटिक्स की, लेकिन क्योंकि शायद PCCI बोर्ड की जो फाइनेंशियल माइट है वो इतनी ज्यादा है, और ICC भी इस हवाले से कुछ नहीं कर पाता। ICC बिल्कुल बहुत ही कमजोर किस्म का बोर्ड बन गया है। वो जैसे इंडिया ने जैसे ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड कप, उनमें जो भी खामियां थी उन्हें कुछ नहीं कहा उसके बारे में। और ICC विल से कि हाँ गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व, वो जिम्बाब्वे के पीछे पड़ जाएंगे, वो श्रीलंका के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन इंडिया के पीछे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप कहते हैं इंडिया का जो पैसा है वो पैसा है जो बोलता है। सो दैट इज, वो सुनते हैं लोग। और यही फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इंडिया की, क्योंकि जब इंडिया खेल रहा होता है तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स भी आते हैं, ये बात इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, तो इसका एक अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश है कि क्योंकि उनकी फाइनेंशियल माइट ज़्यादा है, स्पॉन्सर्स वो लेकर आएंगे, तो वो इसको पुश करेंगे पाकिस्तान को कि आप हमारे साथ न्यूट्रल ग्राउंड पर खेलें। जबकि आप कह रही हैं कि इंडियन फैंस भी देखना चाहते हैं दोनों को, और हमने देखा है डिलिबरेटली पिछले जितने भी ICC इवेंट्स हुए, पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है ताकि उनके मैच हो और उससे फाइनेंशियल गेन्स भी हो और फैंस भी इंजॉय करें। हाँ बिल्कुल, आई कॉल इट ग्रुप फिक्सिंग। ये तो ग्रुप फिक्सिंग करता है ICC। हाँ, क्या हम ये नहीं कुछ करेंगे कि हम वी पुट सम प्रेशर ऑन बोथ द गवर्नमेंट्स टू ट्राई एंड गेट द टीम्स टू प्ले मोर, बट वील डू ग्रुप फिक्सिंग जब हमारे टूर्नामेंट्स आते हैं। इट्स अ वेरी सिनिकल अप्रोच जो ICC ले रहा है, बहुत सालों से ले रहा है। और आप चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी आपको यही दिखाई देगा कि दिस इज द अप्रोच दैट दे विल टेक कि भाई वी कैन नॉट इंटरफियर एंड ऑल दैट। हाउ कैन यू नॉट इंटरफियर? जय शाह इज गोइंग टू बिकम द चेयरमैन, so of course he can interfere, he can call his और ये अगर दोनों साइड से फिर ये ट्रेंड हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस तरह की वॉइसेस होती है कि फिर पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, और अल्टीमेटली अगर ऐसा ही होता है, और फाइनेंशियल हिट शायद पाकिस्तान को भी इसकी होगी, इंडिया को भी होगी, ब्रॉडकास्टर्स को होगी, सबको होगी। लेकिन ये भी देखें ना, पाकिस्तान में इतने साल क्रिकेट नहीं हो रहा था, यहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी, PSL यहाँ पे नहीं होता था, फिर भी पाकिस्तान ने फाइनेंशियली सर्वाइव किया। तो ऐसा नहीं कि मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है फॉर पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी शायद फिर भी हो जाए, बट दिस विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द गेम। you're absolutely right. जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान survived without
द इंडियन टीम टूरिंग विदाउट देयर बीइंग इंटरनेशनल टूर्स, आपने कैसे सर्वाइव किया? तो इट्स एन एग्जांपल कि इफ यू डिड नॉट, दे सर्वाइव विदाउट इंडियन मनी, विदाउट बीसीसीआई मनी रादर। तो आपने सर्वाइव किया है। इट्स समथिंग दैट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट, हैज टू बी अप्रिशिएटेड। दैट डजंट हैपन बिकॉज ऑफ कोर्स इंडियन बोर्ड है, इंडियन हिंदुस्तान का पैसा है, हिंदुस्तानी क्रिकेट का पैसा है। सो दैट्स व्हाट टॉक्स द लाउडेस्ट। एंड एक बहुत अनफॉर्चुनेट है जैसे चल रहा है, लेकिन लीडरशिप की बहुत कमी है आईसीसी में और इंटरनेशनल क्रिकेट में और हमारे दोनों बोर्ड्स के बीच में भी, कि आप कहें कि लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स सी इफ कैन वर्क अ वे अराउंड इट, बट बहुत, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। थैंक यू वेरी मच शादाब, हमारे साथ ही आपने हमें वक्त दिया, तो शुक्रिया। पॉइंट ऑफ व्यू इनका आपने सुना। फैंस देखना चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो स्पोर्ट्स हो, गेम हो, लेकिन वो कह रही है ये बोर्ड का फैसला नहीं है, ये इंडियन हुकूमत का फैसला है और इस फैसले के पीछे जो रीजंस हैं वो सियासी रीजंस हैं। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक तरफ तो 4 महीने में 35% इजाफे के साथ तरसीलात ज़र 11.8 अरब डॉलर रही, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारे में कमी और रुपए की कदर में इस्तेकाम नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 4 महीने में टैक्स कलेक्शन के हदफ में 190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसी सिलसिले में IMF वफ्द अपने शेड्यूल से पहले 11 नवंबर को पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है और इसी दौरे में मुमकिन तौर पर यह फैसला होना है कि 12,913 अरब रुपए के टैक्स हदफ पर नजरसानी होगी या हुकूमत यही टैक्स हदफ हासिल करने के लिए मिनी बजट की सूरत में नए टैक्सेस लगाएगी। इस हवाले से IMF के वफ्द की पाकिस्तान आमद बहुत अहम करार दी जा रही है, जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी अब से कुछ देर पहले इस बात की तस्दीक की है और अपनी गुफ्तगू में PIE की निजकारी में नाकामी को भी बड़ा धचका करार दिया है। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे और जिसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर साहब शहबाज राना ने। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज हमें ज्वाइन करने के लिए। IMF प्रोग्राम के बाद हम देख रहे हैं कि चंद इंडिकेटर्स में हमें बेहतरी नजर आ रही है। करंट अकाउंट खसारा हो, तजारती खसारा हो, वो नीचे जा रहा है, लेकिन फिस्कल साइड पर अभी चैलेंजेस हैं बिलखसूस टैक्स कलेक्शन के, जहां पे टारगेट हम देख रहे हैं कि 4 महीने में 189 बिलियन का शॉर्टफॉल है। सबसे पहले तो बताइएगा कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि पिछले बजट में हुकूमत ने 1200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए, फिर उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट मेजर्स के जरिए भी हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, तो फिर इतना बड़ा शॉर्टफॉल नजर क्यों आ रहा है इस वक्त में? शहजाद साहब, आपको याद होगा कि 12 जून को बजट हुआ और 13 जून को जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने यही सवाल पूछा था उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एड्रेस कर रहे थे औरंगजेब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कि मैंने कहा आप क्या हमें इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जो मिनी बजट है वो नहीं आएगा और आपने जितने टैक्स इकदाम कर लिए हैं वो काफ़ी हैं और आपको जो टारगेट है वो मीट हो जाएगा। वो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है, लाइव गया था वो सवाल और उसका जवाब भी उनका लाइव गया था। आज मेरी बात ठीक साबित हुई है। इसकी वजह क्या है? इसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। जो उस वक्त जो टैक्स के इन्होंने इजाफी इकदाम लिए, उसमें ज़्यादातर बोझ उन सेक्टर्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर डाला गया जो पहले ही टैक्स दे रहे थे। तनख्वाहदार तबका वो उस क्लास के ऊपर डाला गया जिसमें जान ही नहीं थी, बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दिया, इस तरह की इन्होंने हरकतें की। फिर जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके ऊपर GST की बहुत सारी फॉर्म्स में उसके ऊपर बोझ गया। तो इकॉनमी की एक हद तक ना रिस्पॉन्ड कर सकती है, एक हद तक उसके अंदर बेयॉन्सी होती है, वो आपने ख़त्म कर दी ओवर पीरियड ऑफ 2-3 साल। जो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन नहीं, वो तबका जो तनख्वाह लेता है और ख़र्च करता है उसकी आपने होम टैक्स सैलरी जो है वो कम कर दी, उसकी कंजम्पशन कम हुई तो आपकी GST की कलेक्शन कम हो गई। तीसरी चीज़ जो इन्फोर्समेंट वाली थी, ताजर प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारी जो गवर्नमेंट है उसके बड़े करीब हैं। 3 माह का जो डाटा ऑफिशियली तो नहीं, जो हमारे ज़राए से हमें मिला है, IMF का हदफ तो ऑफिशियली नोन है 10 अरब रुपए का, तकरीबन 10 लाख आपने इकट्ठा किया 3 माह में और अभी भी आप उनके पीछे जाने को तैयार नहीं है। तो ये वो सारी सूरत हाल है जो आपको आज इस जगह पे लाके खड़ी कर देती है। जो इंपोर्ट्स हमें कम होती हुई नजर आ रही है या अफराते ज़र कम हो रही है, अब उसका भी नेगेटिव असर होता है आपके टैक्स कलेक्शन पे, क्योंकि हुकूमत शायद उनकी अजम्पशन थी 13% की महंगाई होगी, तो अब वो महंगाई अगर कम हो रही है, अब उसकी रफ्तार कम हो रही है, तो फिर उसमें जो है टैक्स कलेक्शन भी कम होगा। लेकिन अब जो ये विजिट है IMF का, क्या इसका मकसद यही है कि वो जो IMF प्रोग्राम है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, खासतौर पर टैक्स अहदाफ के हवाले से? और पॉसिबिलिटीज़ क्या है? क्या IMF से नेगोशिएट करके इस टारगेट को रिवाइज किया जा सकता है, या जैसे आप कह रहे हैं कि मिनी बजट आएगा उसमें नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे? शहजाद इकबाल साहब, इस विज़िट की बहुत अहमियत है। ये पाकिस्तान का वो प्रोग्राम था जिसमें जो इसके IMF का जायज़ा मिशन आने थे, हर 6 माह बाद के आने थे। अगर आप IMF की रिपोर्ट देख लें तो उसमें 15 मार्च 2025 की आपको डेट मिलेगी पहले रिव्यू की। तो ये मिशन क्यों आ रहा है? ये इसीलिए आ रहा है कि जो अहम अहदाफ थे जिसमें आपके टैक्स कलेक्शन का हदफ मिस हो गया,
आपका सूबों का जो कैश सरप्लस जनरेट करने था हदफ, वो आपका मिस हो गया। फिर उसके साथ ही जो आपका एक और जो कंडीशन है ताजरों वाली 10 अरब रुपया लेना था वो मिस हो गए। 2-3 और बड़ी चीज़ें वो भी मिस होगी। मॉनेटरी साइड पे ठीक है, स्टेट बैंक ठीक जा रहा है। पावर सेक्टर का चूंकि उसके आपने टैरिफ इंक्रीज इतने ज़्यादा कर दिए तो उसका पहले समाही का जो हदफ था पावर उसके सर्कुलर डेट के वाले से हदफ तो अचीव हो गया, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा खासा जो सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ। अब सूरत हाल जो आपने रीनेगोशिएशंस की बात की है, ये खबरें जो छपी जिसमें हमारी भी खबर थी और उस पर एक ऑफिशियल रिएक्शन आया गवर्नमेंट की तरफ से, ऑल द गवर्नमेंट ही इन खबरों के पीछे थी। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब 2 कैंप्स है गवर्नमेंट के अंदर शहजाद साहब। एक कैंप वो है जो अफेक्ट हो रहा है और वो हमारा जो टैक्स मशीनरी है जो ये कह रही है और वो जो दादोशुमार टैक्स मशीनरी शेयर कर रही है वो ऑफिशियली अवेलेबल नंबर इन अ वे है कि अगर आपकी जो इंपोर्ट्स में इंक्रीज़ आ रहा है 7-8%, आपने जो सालाना आपने इंक्रीज़ रखा हुआ है 17%, इन्फ्लेशन जो है उसका कम होना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हम मर गए इन्फ्लेशन से, लेकिन आपका जो एवरेज हदफ था अगर आपका 12.5% या 13% करीब आपने हदफ किया हुआ है, एवरेज इन्फ्लेशन पहले 3 माह की आ रही है 9.5%, आपने एनुअल इन्फ्लेशन रेट आपका देखें 7% के करीब है। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके टैक्स वसूलियों के ऊपर। अब क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि जो इन्फोर्समेंट के इकदाम थे, ताजरों के पीछे जाना था, बाकी इन्होंने जो POS की स्कीम थी, इनकी डिजिटाइजेशन की स्कीम थी, इन्फोर्समेंट थी, क्या वो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट है? नहीं। जो तो इनको इस चीज़ का इम्पैक्ट है इसको एनालाइज करने की जरूरत है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना है और वो चीज़ जो कमजोरियां FBR की, जो हुकूमत की सियासी कमजोरियां टैक्स कलेक्शन में, उसका इम्पैक्ट कितना है। ये फिर भी ये जो कैंप है ये चाहता है कि रीनिगोशिएट हो, रीओपन हो IMF की डील। फिर वो दूसरा कैंप है जिसने निगोशिएट किया है और शहजाद साहब ये वाला जो कैंप है वो कैसे ये मान ले कि उन्होंने गलत नेगोशिएट किया। हालांकि सबको पता है, प्राइवेटली गवर्नमेंट भी ये बात करती है कि ये टारगेट्स अनअचीवेबल हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल अब देखना ये है कि अगले हफ्ते क्या पोजीशन IMF को पेश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, शहबाज राना मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।